हे गाइस, दिस इज सी ए मुनीश वोरा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लेके आ गया हूँ वीडियो वाई स्टूडेंट्स फेल इन सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। वो कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना। सो मैं काफ़ी सारे अटेम्प्ट अभी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। एंड जैसे कि आपको पता होगा कि सीए एग्जाम्स में जितने स्टूडेंट्स पास होते हैं उससे कई ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं एग्जाम्स को। एंड मैं स्टूडेंट्स से काफ़ी बातें करता हूँ, जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं हो पाते उनसे ज़्यादा बातें करता हूँ, उनको गाइडेंस देता हूँ। तब मुझे पता चलता है कि क्या क्या गलतियाँ वो जनरली करते हैं। सो आज इस वीडियो में आपको मैं उन गलतियों के बारे में बताना चाहता हूँ जो पास्ट में स्टूडेंट्स ने की है, जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो अगर आप अभी ही इन गलतियों से समझ जाएंगे, है ना, और इन गलतियों पे काम करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट भी जबरदस्त आ सकता है इस सीए फाउंडेशन एग्जाम में। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं जिसके वजह से वो क्लियर नहीं कर पाते वो एग्जाम्स, वो है फॉलोइंग मल्टीपल एजुकेटर्स एंड नोट्स फॉर द सेम सब्जेक्ट। यार आज का ज़माना है ना। ऑब्वियसली अकेडमी में, यूट्यूब में, हर जगह पे मल्टीपल एजुकेटर्स आपको मिलते हैं एक सब्जेक्ट के। मल्टीपल एजुकेटर्स है, काफ़ी सारे एजुकेटर्स जो है ना, अपना कंटेंट डालते हैं, चाहे यूट्यूब पे हो, अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हो। मल्टीपल एजुकेटर्स होना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पढ़ना यहाँ पे गलती हो जाती है, राइट। तो आप जो है एक सब्जेक्ट के लिए किसी एक एजुकेटर को चूज कर ले, जो भी आपको एजुकेटर अच्छे लगते हो, एंड उनसे ही पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर करें। जब आप जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, तो अकाउंट्स में एक चैप्टर किसी एक टीचर से पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर किसी दूसरे टीचर से, तीसरा चैप्टर किसी तीसरे टीचर से, एंड पूरी खिचड़ी बनाते हैं दिमाग में। हर एक टीचर का पढ़ाने का एक एक फ्लो होता है, एक तरीका होता है। जो चैप्टर्स उन्होंने पहले पढ़ाए होते हैं उन चैप्टर्स को फिर लिंक करवाते हैं आगे के चैप्टर्स में। तो जनरली आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर को फॉलो करना चाहिए। यस, ऐसा हो सकता है कि जैसे लॉ एंड बीसीआर जो सब्जेक्ट है ना, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है, लॉ एंड बीसीआर दोनों अलग है। तो आप लॉ के लिए एक टीचर, बीसीआर के लिए एक टीचर कर रहे हैं, ये चलेगा। इको बीसी के में भी ऐसा होता है, राइट। लेकिन जनरली इट इज एडवाइजेबल कि एक सब्जेक्ट आप एक टीचर से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आपको जो भी टीचर पसंद आए, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठे, जो टीचर की बातें आपको समझ में आ रही अच्छे से, उनका ही क्लास देखे, राइट। तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा एग्जाम के एंड तक। वरना क्या होता है कि इतने सारे नोट्स जमा हो जाते हैं, इतने सारे क्वेश्चन बैंक जमा हो जाते हैं एक ही सब्जेक्ट के, और एग्जाम के एक दिन पहले समझ में नहीं आता कि अब रिवीजन कैसे करें, राइट। चलो अगला पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट कवरिंग फुल सिलेबस एंड फोकसिंग ओनली ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, सिलेक्टिव स्टडी करना। मैं जब रेगुलर सेशंस लेता था ना, कि जनरली फॉर एग्जांपल अभी जैसे जून 23 का एग्जाम चल रहा है, तो इसका जो मैंने रेगुलर सेशन फर्स्ट सेशन लिया था, उसमें मैं बता रहा था कि इकोनॉमिक्स में कौन से चैप्टर्स हैं, बीसीके में कौन से चैप्टर्स हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा लाइव चैट में कि सर आप ये बताओ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स का पहले से उन्होंने दिमाग में फिट करके रखा है कि जो इंपॉर्टेंट है उतना ही करेंगे, बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर हुजूर आप सीए, है ना, आप सीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें सिलेक्टिव स्टडी काम नहीं आती, इसमें सिलेक्टिव स्टडी काम नहीं आती, है ना। तो आपको जो है हमेशा फुल सिलेबस कवर करना ही करना चाहिए। सर कहाँ से कवर करें, तो इसके लिए आईसीएएस स्टडी मटेरियल होता है। आईसी अपने स्टडी मटेरियल में जो है पूरा सिलेबस ऑब्वियसली यही पे होता है। इससे स्टडी मटेरियल में जो एजुकेटर्स होते हैं वो भी यही स्टडी मटेरियल से अपने सारे नोट्स बनाते हैं। मैंने रिसेंटली इको शास्त्र एंड बीसी के शास्त्र हमारे जो नोट्स है वो बनाए थे, है ना। इसको प्रिंटेड वर्जन में स्टूडेंट्स काफ़ी ले रहे हैं। एंड इसमें जो है मैंने स्टडी मटेरियल को ही बहुत ज़्यादा कलरफुल वे में, चार्ट फॉर्म में, टेबल फॉर्म में पूरा प्रेजेंट किया है। तो हर एक एजुकेटर जो नोट्स बनाता है कैसे करता है, वो स्टडी मटेरियल के बेस पे ही वो चीज़ें बनाता है। समझ पा रहे हो। तो आपको स्टडी मटेरियल के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। यस, जब एग्जाम में 1-2 महीने बचे होते हैं, सिर्फ जब एग्जाम में 1-2 महीने बचे होते हैं तब क्विक रिवीजन करना है, तो उस समय पे आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। लेकिन जो लेस इंपॉर्टेंट है उसने हमने देखा ही नहीं, ये चलेगा नहीं। हमें पूरा सिलेबस कवर करना ही करना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो ये चीज़ नहीं कर पाते। अगला पॉइंट देखेंगे, जस्ट वॉचिंग रिवीजन और मैराथन वीडियोस एंड नॉट डूइंग सेल्फ स्टडी, है ना। यार अदर मुझे इस पर क्लासेस भी लिख देना चाहिए, है ना। कि बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि बस क्लास देख लिया हो गया ना सर, अब घर पे हम क्यों पढ़ाई करें, है ना। सर क्लास तो देख लिया हो गया, फिर क्या होता है जब पूरा बैच खत्म हो जाता है, फिर बाद में जब क्वेश्चंस करते हैं तब पता चलता है क्वेश्चन सॉल्व करना जम ही नहीं रहा है। अरे बेटा सेल्फ स्टडी भी तो करना पड़ेगा ना। क्लास में जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, घर पे जाके एक बार तो भी उसको रीड करना पड़ेगा, तब जाके ही चीज़ें याद होगी, है ना। हमें एग्जाम में एक ब्लैंक पेपर के ऊपर आंसर लिखना है, तो रिकॉल करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब कोई क्वेश्चन दिखता है तो उस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या पॉइंट्स थे वो रिकॉल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ये सेल्फ स्टडी जब आप करते हैं तब ये पॉसिबल हो पाता है।
करेक्ट। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि यूट्यूब पे है ना, जैसे मेरे ही सारे इकोनॉमिक्स बीसीके के रिवीजन वीडियोस हैं, मैराथन वीडियोस हैं, स्टूडेंट्स मैसेज करते सर एक काम करता हूँ ना, मैं मैराथन देख लेता हूँ, आपने सारे चैप्टर करा दिए मैराथन में, सर 11 आवर्स में पूरा इको खत्म, 10 आवर्स में पूरा बीसीके खत्म, वाह, है ना, सब मैराथन देख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यार मैराथन वीडियोस भी किन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एक दो बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, अब उनको क्विक रिवीजन करना है, उसके लिए ये चीज़ होती है। आप पहली बार पढ़ने बैठ रहे हैं एंड उस समय पे रिवीजन या मैराथन वीडियोस देख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। एंड इसके वजह से क्या होता है कि जब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि देखो मैराथन में क्या होता है ना, आपको लॉजिक्स उतने नहीं बताए जाते, है ना, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं बचता ना बेटा। तो उसमें क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो आपको बता देंगे थोड़ा बहुत अच्छे से, एंड बाकी चीज़ों को जल्दी जल्दी बस आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि उसका पर्पस ही वो है ना रिवीजन मैराथन वीडियोस का, कि क्विक वे में चीज़ें हो जानी चाहिए। तो आपको लॉजिक्स कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो ही नहीं पाएंगे सिर्फ मैराथन देख के, तो इसलिए प्लीज इसे अवॉइड करें। यस, आप देखिए रिवीजन या मैराथन, अगेन एग्जाम के 1-2 महीने पहले आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आप चालू ही इससे करेंगे, ये गलत बात है। अगला पॉइंट देखेंगे, नॉट सॉल्विंग आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू। अरे सर हमारा स्टडी मटेरियल पूरा हो नहीं पाता है सर हमारा स्टडी मटेरियल के कॉन्सेप्ट, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पूरे हो नहीं पाते हैं सर, हम जो है यहाँ पे आरटीपी एमटीपी को कहाँ करें, है ना, क्या ज़बरदस्त बात है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आरटीपी एमटीपी के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस एज इट इज एग्जाम में आ गए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है ये इंस्टीट्यूट का। आरटीपी होता है रिवीजन टेस्ट पेपर, एमटीपी होता है मॉक टेस्ट पेपर, एंड पीवाईक्यू होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब इसमें बात क्या है, सुनिए ध्यान से। अब इसमें होता क्या है कि आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको अकाउंट्स एंड लॉ सब्जेक्ट में मिल जाती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स, है ना, और इकोनॉमिक्स, है ना, इको बीसीके और मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एलआर, उसमें केवल आपको एमटीपी आती है ना, तो आपको मैथ्स एंड इको मतलब पेपर नंबर 3 और 4 उसमें आपको सिर्फ एमटीपी आती है, उसमें आरटीपी और पीवाईक्यू इंस्टीट्यूट इशू नहीं करता है, कोई बात नहीं। तो जो चीज़ें इंस्टीट्यूट के अवेलेबल है वो करना है। तो अकाउंट्स लॉ में आपको ये तीनों चीज़ें करनी चाहिए, एंड मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स में आपको एमटीपी सारी की सारी करनी चाहिए। अभी तक 14 एमटीपीज आ चुकी हैं। सर आप ये कहाँ से काउंट कर रहे हैं, मैं काउंट कर रहा हूँ बेटा ये मई 2018 से। तो अभी जो सिलेबस चल रहा है वो मई 2018 में आया था, ठीक है। सो मई 2018 से लेके अभी तक 14 एमटीबीज, मतलब आप सोच के देखिए एक मॉक टेस्ट पेपर में 100 एमसीक्यू होते हैं, तो 1400 एमसीक्यूज तो ऑलरेडी है, राइट। एंड इस अटेम्प्ट में जून 23 एग्जाम के लिए 2 और एमटीपी आने वाली है, मतलब 200 एमसीक्यू और हो गए, 1600 एमसीक्यू हो गए यहाँ। तो एमटीपी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसे सॉल्व करें। अब जनरली क्या होता है ना, वैसे तो देखो अगर आपको सच में अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स से पास होना है, तो वैसे तो एडवाइजेबल ये होता है, जो मैंने भी किया था एग्जाम्स में, सारे करना है। मतलब जब मेरी एग्जाम हुआ करती थी उस समय जितने एमटीपी, जितने आरटीपी, जितने भी वैल्यू सब कर लेंगे, है ना, सब। मतलब मई 2018 से लेके अभी तक जितना भी आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू होगा सब का सब हमें सॉल्व करना चाहिए। एक्चुअल में ये एडवाइजेबल ऐसा होता है। लेकिन अब क्या है ना कि जब हम ऐसा बोल देते हैं, देखो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज़ करते हैं, है ना, बहुत से स्टूडेंट्स ये चीज़ करते हैं। मैंने जैसे इकोनॉमिक्स बीसीके के लिए एमसीक्यू कंपाइलर बुक बनाई थी, है ना, पिछले अटेम्प्ट में 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उस बुक से पढ़ा था, है ना, एंड इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे पढ़ रहे हैं, उसके प्रिंटेड बुक्स हैं। तो एमसीक्यू कंपाइलर में मैंने क्या किया है मेरे कि इंस्टीट्यूट के जितने भी एमसीक्यूज हैं सारे जगह से, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर, एडिशनल क्वेश्चंस, हर जगह से सारे एमसीक्यूज को मर्ज किया, उसको चैप्टर वाइज किया, उसको कॉन्सेप्ट वाइज किया। जैसे एक कॉन्सेप्ट पढ़ो एमसीक्यू सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो एमसीक्यू सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो एमसीक्यू सॉल्व करो, ऐसा कॉन्सेप्ट वाइज करते हैं एमसीक्यूज को। तो बस वो बुक से एमसीक्यू कर ले, हो गया। अब और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मतलब आपने ऑब्वियसली एक बार पूरा जो है इको शास्त्र, बीसी के शास्त्र से पूरे कॉन्सेप्ट्स पहले कर लिए और फिर वो एमसीक्यू कर लिया, बस हो गया। फिर आपको अलग से कुछ ये डाउनलोड वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो जनरली तो ऐसा बोला जाता है कि सब करना चाहिए, लेकिन जब ऐसा बोलते हैं ना तो स्टूडेंट्स को, है ना, ऐसा लगता है सर ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर बाद में टीचर्स बोलते हैं चलो ठीक है एक काम करो। अब क्या ऐसी बातें बोलनी पड़ती है जो स्टूडेंट्स को अच्छी लगे, तो ठीक है चलो एक काम करो बोले, है ना, प्रीवियस 5 अटेम्प्ट के, है ना, 3 या 5 अटेम्प्ट के, जो भी प्रीवियस 3 से 5 अटेम्प्ट हैं बस उतना सॉल्व कर लो, भाई इतना तो कर लो, ऐसा होता है एक्चुअली। पर मेरे हिसाब से मैं जब सीए सारे लेवल्स पे, चाहे फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, मैंने तो यही चीज़ की थी, मैंने पूरा किया था, है ना। पर ये अब आपके साथ समय बहुत कम बचता है, तो अब फिर आपको पिछले 3 से 5 अटेम्प्ट का तो करना चाहिए सॉल्व, अगर समय कम बचता है। बट अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी काफ़ी समय बचा हुआ है,
है ना, मोर देन 3 मंथ्स अभी भी बचे हैं एग्जाम को, तो बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज़ करना, राइट। एंड फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो है जस्ट रीडिंग ऑल प्रोविजंस एंड क्वेश्चंस एंड नॉट प्रैक्टिसिंग देम ऑन पेपर। राइटिंग प्रैक्टिस करते ही नहीं है, राइटिंग प्रैक्टिस करते ही नहीं है सी फाउंडेशन वाले बच्चे, है ना। अच्छा, अब मैं, है ना, हम अभी रैंकर समिट में गए थे बेंगलुरु में, जिसमें सी फाउंडेशन के रैंकर्स आए थे जिन्होंने 325 प्लस स्कोर किया था और अनअकैडमी से पढ़ा था। तो उसमें भी हमने एक क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट से कि राइटिंग प्रैक्टिस करते हो या नहीं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हाँ बोला था, लेकिन एक स्टूडेंट था कि बोला कि नहीं सर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया तो नहीं था, राइट, लेकिन उसको मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आए थे। तो यार मैं भी जब एक्चुअली पढ़ाई करता था ना, तो मैं हर एक चीज़ लिख के देखता था, ऐसा नहीं है ना, इसमें आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और हर एक चीज़ हम लिख के देखें ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे दो चीज़ों पे फोकस करना है ना। राइटिंग प्रैक्टिस में दो चीज़ों में फोकस करना है, एक है टाइम मैनेजमेंट, और एक होता है दोस्तों रिकॉल करना, है ना, रिकॉल करने की प्रैक्टिस। मतलब देखो, पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। हमारा जो पेपर होता है वो 3 आवर्स का होता है। 3 आवर्स का मतलब होता है बेटा 180 मिनट्स, राइट, 180 मिनट का, और 100 मार्क्स का पेपर होता है। मतलब कि हर एक मार्क के लिए क्या आपके पास 1.80 मिनट्स है? हाँ, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है। अब अगर समझो कोई क्वेश्चन आपको आता है जो कि 5 मार्क का है, कोई क्वेश्चन है जो 5 मार्क का है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 इंटू 1.8 मार्क्स पर मिनट, 9 मिनट्स में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो पेपर छूटने की संभावना है। समझो अगर कोई 10 मार्क का सवाल है तो वो वाला सवाल आपका 18 मिनट में मिनिमम हो ही जाना चाहिए। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये है टाइम मैनेजमेंट की बात। ऐसा होता है कि हमें कॉन्सेप्ट पूरा पता है सॉल्व कैसे करना है, पर बहुत बार जब हम लिखने जाते हैं ना, तब पता चलता है कहाँ अटक रहे हैं। जब हम लिखने जाते हैं तब पता चलता है यार ये तो 5 मार्क के सवाल के लिए ही मुझे 20 मिनट लग रहे हैं। मतलब स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हमें पता चलेगा, देखो कॉन्सेप्ट को का पता होना और उसको लिख के सॉल्व करना, ये दोनों में बहुत अंतर होता है ना। तो जब हम लिख के देखते हैं तब पता चलता है कि यार एक्चुअल में टाइम कितना लगता है। समझ पा रहे हो? तो टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए पूरे पेपर को 3 आवर्स में हमें कवर करना है, तो थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। तो कैसे स्पीड बढ़ानी है, कौन से क्वेश्चंस में स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, कैसे पता चलेगा? जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा। सो डेली एक अकाउंट्स का क्वेश्चन, एक लॉ का क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना चाहिए। मैथ्स और इको में तो वैसे भी आपका एमसीक्यू है, उसमें उतना राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी नहीं है। हाँ, मैथ्स में है, मैथ्स में सॉल्विंग आपको करनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन लॉ एंड अकाउंट्स में आपको पूरा क्वेश्चन लिखना रहता है, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे। एंड नेक्स्ट बात आती है रिकॉल करना। कि क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में, आपके सामने ब्लैंक पेज है। अब क्वेश्चन तो देख लिया, क्या आपको ये वो क्वेश्चन को देख के सारे पॉइंट्स रिकॉल हो पा रहे हैं या नहीं, ये भी तो देखना है। आपने सुना बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मैंने ना पेपर देखा और सर पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम ही ब्लैंक हो गया। ये क्या होता है ब्लैंक हो गया? वो यही होता है कि हम रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि पहले कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं है रिकॉल करने की। पहले हमने कभी ब्लैंक पेज पे को देख के आंसर लिखा ही नहीं है। हर बार हम या तो टीचर से सुन रहे हैं आंसर, अब टीचर को तो सब आता ही है ना, और हम क्या हाँ हाँ करेंगे तब, है ना। या तो आप सिर्फ रीड करते जाओगे तो आंसर तो वही का वही लिखा है। जब आप ब्लैंक पेज पे खुद सोच के आंसर लिखोगे तभी तो प्रैक्टिस हो पाएंगी, तभी तो पता चलेगा कि सच में याद है या नहीं वो पॉइंट। समझ पा रहे हो? तो इन चीज़ों पे प्लीज़ आप वर्क करें, है ना। तो आप अगले सी फाउंडेशन एग्जाम में अगर इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो आप ज़रूर 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 पास हो सकते हैं हमारे एग्जाम्स में। मैं आपको बता दूं यार कि सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड था। परनीत कौर, इन्होंने 94 मार्क्स स्कोर किए इकोनॉमिक्स बीसीए में, ये अनअकैडमी प्लस के टॉपर है ना। ये भी आए थे रैंकर समिट में, इनको 359 आउट ऑफ 400 आए हैं, है ना। 359 आउट ऑफ 400 सीए फाउंडेशन में आए दिसंबर 22 में। एंड हरित भाटे, इनको 97 आए हैं इको बीसीके में, ये सब्जेक्ट टॉपर है इंडिया में। इन्होंने भी पूरा इको बीसीके मुझसे कवर किया था, राइट। एंड सिर्फ ये दोनों नहीं बेटा, 44 स्टूडेंट्स हैं 90 प्लस वाले, 308 स्टूडेंट है 80 प्लस वाले, 362 स्टूडेंट्स है 70 प्लस वाले, एंड 261 स्टूडेंट्स है 60 प्लस वाले। ठीक है, तो यार जबरदस्त रिजल्ट्स है। मैं चाहता हूँ जून 23 में इससे भी ज्यादा ग्रैंड रिजल्ट्स आए। अच्छा, अभी हमारे अनअकैडमी प्लस में मंजिल 2.0 बैच चल रहा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। अगर कोई चाहता है कि सर अभी हम डिटेल में करना चाहते हैं सीए फाउंडेशन, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से, राइट। आपको लगता है कि सर हमें सिर्फ आपका इकोनॉमिक्स बीसीके का कोर्स चाहिए, बाकी सब्जेक्ट की क्लास नहीं लेनी है, तो अब ये ऑप्शन भी आ चुका है अनअकैडमी में कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन इकोनॉमिक्स बीसीके का ले सकते हैं। अभी ये कोर्स 2499 का मिल रहा है। अगर आप MB सर कोड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, तो अभी अप टू 28 फरवरी रात को 12 बजे तक 20% आपको ऑफ मिलेगा इसमें।
ठीक है, लेकिन बाद में आफ्टर 28 फरवरी जो है ना, या फ्रॉम 1 मार्च मुझे बोलना चाहिए, 1 मार्च से डिस्काउंट 10% हो जाएगा। ठीक है, तो आज 28 फरवरी जो है लास्ट डेट है जिसमें आपको 20% ऑफ मिल सकता है। 1999 में आपको ये कोर्स मिल सकता है। इसमें सारे चैप्टर्स इको बीसीके के कवर्ड है, लेकिन जो बीसीके चैप्टर नंबर 1, 3 एंड 6 है, ये चैप्टर्स आपको यूट्यूब से करना है। ठीक है, ये बीसीके चैप्टर 3 जो है इसमें कुछ अपडेट्स आए हैं, तो मैं अपडेटेड वीडियो यूट्यूब पे बाद में डलवा दूंगा। चैप्टर 1 और 6 का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डलवा दिया है। ठीक है, अच्छा, और फिलहाल ये जो कोर्स है ये अभी वेब पे चलता है, वेबसाइट पे unacademy.com पे, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। एंड जो है यार, आप मुझे फॉलो करें अनअकैडमी ऐप पे। मेरे जो भी क्लासेस हैं, है ना, उन सबकी लिंक्स मैं यहाँ पे डलवा देता हूँ। अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो आप MB सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है।